जी, ये पूरा हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया। स्ट्रक्चर में फिर हमने हेड के पार्ट में पहला टैग लगाया टाइटल का। हमने सिर्फ वो देखें, वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन हम वेबसाइट डेवलपर नहीं है, हमने तो वेबसाइट बनानी भी नहीं है, हमारे पास तो बनी हुई वेबसाइट आएगी। तो सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि मैं चेक करूंगा कि टाइटल का टैग है उसके अंदर जो लिखा हुआ है क्या वो सही लिखा हुआ है कि मुझे उसे चेंज करना है। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि टाइटल का टैग हमें समझ में आना चाहिए कि टाइटल का टैग होता क्या है। तो हमने यहाँ लिखा टाइटल और यहाँ लिख दिया मैंने बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई फाइल है, ये किस तरह की फाइल है, ये HTML फाइल है। इसका मतलब हुआ इसको सेव करें हम। प्रोग्राम कौन सा है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं सारा, नोटपैड। अच्छा, नोटपैड कैसा एप्लीकेशन है, टेक्स्ट एडिटर। अब ये हमें कंफर्म होना चाहिए कि नोटपैड HTML एडिटर नहीं है, यानी यूं और आसान वर्ड में कहें भाई ये वेबसाइट एडिटर तो नहीं है, ये तो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। लेकिन हम नोटपैड में HTML फाइल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है देखते हैं। भाई फाइल को सेव करना हो तो किसी भी तरह का सेव करना होगा, क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सबको पता है ना, ये तो कोई इतना एक्स्ट्रा मुश्किल काम तो नहीं मैं बता रहा। फिर कहाँ जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। आगे अच्छा, ऊपर ये क्या पूछ रहा है, कहाँ पे सेव करने वाले हो। मैं कहता हूँ भाई ये आप ही का फोल्डर बना हुआ है कल वाला, मेरा ख्याल है इसका आज का बना लें, आज की तारीख का फोल्डर बना लेते हैं। बन गया। अच्छा, अब फोल्डर बना लिया ना भाई ऑर्गेनाइज करने के लिए कि मुझे पता हो मैंने फाइल कहाँ पे रखी। अब वो नीचे क्या पूछने लगा हुआ आपसे, क्या पूछ रहा है, फाइल नेम। कहता है भाई मुझे फाइल का नाम बता दो, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सेव एज टाइप, और कहता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपको लग रहा है कि मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, नहीं बना रहा, मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो नहीं बना रहा ना। सो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसे क्लिक करना है और यहां से क्या कर देना है, बस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं टेक्स्ट फाइल नहीं बना रहा, यही कह दिया ना मैंने उसको। पहले क्या लिखा हुआ रहा था कि इस टाइप में मैं फाइल को सेव करूंगा, और कौन सी टाइप की, टेक्स्ट। मैं कहता हूँ नहीं टेक्स्ट नहीं है। अच्छा, अब मैं ऊपर आया, ऑल फाइल करने के बाद यहाँ आया, यहाँ पर मुझे क्या बताना है, फाइल का नाम। ठीक है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये आपको शुरू में बताया है जो हमारी वेबसाइट होती है ऑटो लोड, उसका नाम इंडेक्स होता है। लेकिन अभी हम उधर तक नहीं पहुंचे, अभी हम कह रहे हैं अभी हमें एक आम फाइल बनाने लगे, लेकिन फाइल HTML हो तो कोई भी नाम रखा जा सकता है। इंडेक्स नाम किसका रखेंगे, सिर्फ उस फाइल का जिसको हमें ऑटो लोड करना हो। लेकिन HTML फाइल का कोई भी नाम हो सकता है। मसलन एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक होम पेज है, होता है ना, एक अबाउट अस का पेज होता है, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, गैलरी का भी हो सकता है। तो होम पेज पर जाएंगे फिर तो चलो इंडेक्स रख लिया, तो किसी ने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे भी तो जाना होगा, इसका मतलब उन फाइलों का भी तो कोई नाम होगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं मेरी इस फाइल का नाम है फर्स्ट, रख दिया .html। अब ये क्या चीज है, डॉट लगाया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, फाइल के नाम को दो हिस्सों में लिखा, पहला हिस्सा नाम का, दूसरा हिस्सा एक्सटेंशन का। पहला हिस्सा नाम का और दूसरा हिस्सा एक्सटेंशन का। ये एक्सटेंशन बता रही है कि ये वाली जो फाइल है ये HTML फाइल है। मिसाल के तौर पर मैं ये नहीं लिखता और मैं लिख देता हूं, अब आपको पता लग रहा होगा ये कौन सी फाइल है भाई, टेक्स्ट फाइल है। अच्छा, सपोज अगर मैं यहां पर ये लिख दूं फिर क्या होगा, आपको क्या लगेगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये PNG है, PNG इमेज फॉर्मेट होता है, PNG इमेज फॉर्मेट, मतलब ये नोटपैड में तो नहीं बन सकता ना, इसके लिए आपको किसी इमेज प्रोग्राम जैसे कोरल ड्रा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, किसी ग्राफिक टूल की जरूरत है। लेकिन फॉर्मेट क्या है, ये इमेज है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख दूं, इसका क्या मतलब है, वर्ड की फाइल है ये, समझ में आ रही है, यानी कि ये जो एक्सटेंशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोग्राम, कि भाई ये कौन से प्रोग्राम की फाइल है। हम जो फाइल बना रहे हैं वो किस प्रोग्राम की है, HTML, इसलिए हम .html लगा रहे हैं। यानी जो हमारी वेब पेजेस होते हैं उनकी टाइप क्या होती है, HTML। चलो ये मैंने लिखा फर्स्ट .html और सेव का बटन दबा देते हैं, फाइल बन गई हमारी। ठीक है, अभी बनी है, अब हमने इसको क्या करना है, रन करना है। सो हमारी HTML फाइल कहाँ रन होगी भला, इस एप्लीकेशन में रन होगी। शाबाश, मुश्किल सवाल नहीं है, गूगल क्रोम में रन होगी ना। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इधर आते हैं, कहाँ पड़ी थी जी, उधर चले जाते हैं। मैंने जहाँ पर फाइल सेव की है ना, मैं उस लोकेशन पर जा रहा हूँ, तो मुश्किल काम नहीं है। आपका फोल्डर जहाँ में आपकी क्लास के लेक्चर्स रखे होते हैं, ये आज क्या डेट है,
8, ये फाइल आ गई, ये बनाई है ना अभी मैंने। अच्छा, अब इसको मैं दो तरह खोल सकता हूँ, क्या ख्याल है कि सिर्फ एक ही तरह खुलेगी? मतलब एक मैंने क्या करना है, इसको चलाकर देखना है तो इसने वेब पेज के तौर पर चलना है। एक दूसरा क्या हुआ, मैंने इसमें चेंजेस भी तो करनी है, जो मैं अभी कर भी रहा था आपके सामने। जिसका मतलब इसके दो मोड हो गए ना। एक मोड कौन सा होगा, एडिट वाला, जिसमें चेंजेस होंगी, और एक मोड होगा जिसमें ये आउटपुट के तौर पर नजर आएगी। तो जब आपने इसको आउटपुट के तौर पर देखना होगा, आप इस पर डबल क्लिक कर दो, देखें जरा क्या हुआ, खुल गई है, खुल गई। देखें जरा कुछ आ रहा है स्क्रीन पे, तो कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब क्या है इसका, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा जी, क्या मतलब है? आप बताएं। हमने बनाया क्या, चलेंगे बताएं क्या बनाया हमने। हेड में जाकर टाइटल लिखा, टाइटल कहां पे आता है, ऊपर आता है। नहीं आ रहा, आगे भाई जितना काम उसे करने को कहा उतना उसने कर दिया। हमने पेज पे कभी कुछ कहा ही नहीं है, याद रखें। इस हिस्से पे हमें वो नजर आएगा जो बॉडी में होगा। बॉडी में हमने तो हमें सबसे पहले ऊपर नजर आ रहा है। हाँ जी, वही टाइटल ही तो लिखा है हमने, और तो कुछ किया ही नहीं है। बॉडी में तो अभी हम गए ही नहीं है, तो जब हम बॉडी में जाएंगे तो हमें बॉडी का कोई टेक्स्ट नजर आएगा ना। तो हमने टाइटल लिखा था, उसने दिखा दिया, फाइन, बात खत्म। अब क्या रह गया दिखाने वाला, और ये तस्वीर देखा ना, इधर तस्वीर नजर आ रही है, इधर तो नहीं अभी आई कोई तस्वीर, मैंने लगाई नहीं है, ठीक है। अब तस्वीर का टैग कौन सा है, इसी के टैग को कॉपी कर लेते हैं सिंपल। ये मैंने कंट्रोल यू किया। कंट्रोल यू शॉर्टकट किसका होता है, कंट्रोल यू कोडिंग को देखने का शॉर्टकट है, ठीक है। देखें क्या हुआ स्क्रीन पर, देखो मैंने कहां पर था, यहां पे था ना, यहां पे मैंने कंट्रोल यू किया तो क्या हुआ, देखें वेबसाइट की कोडिंग खुल गई आपके सामने, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्या बात बताने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई ये जो तस्वीर साथ लगी हुई है ना, कौन सी तस्वीर, ये इसको हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज, ठीक है। ये तस्वीर मुझे यहां भी लगानी है, मतलब इस तरह की कोई तस्वीर अपने लिए, मेरी जो वेबसाइट है मुझे उसकी तस्वीर लगानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसका कोड देख लेंगे, तस्वीर लगाने के लिए कोड क्या था पहले ये समझ लेते हैं। देखिए जरा फेविकॉन का कोड किधर आ रहा है, आ गया नजर। लिंक, ये टैग है ना, लिंक रिलेशन, REL का मतलब है रिलेशन, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन। href मतलब हाइपर रेफरेंस, मतलब इमेज। ये तो कह दिया ना कि भाई एक लिंक लगाओ, लिंक का मतलब क्या है कि एक लिंक लगाओ। रिलेशन का क्या मतलब है कि उसका रिलेशन क्या है कि वो छोटा सा हो, बिल्कुल आइकॉन की शक्ल का। सो एज इट इज लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, शॉर्टकट अलग लिखा, आइकॉन अलग लिखा, ऐसे ही है ना। शॉर्टकट एक वर्ड है और आइकॉन एक वर्ड, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, ठीक है, हाइपर रेफरेंस। उसके बाद आगे तस्वीर दे दी मैंने कि भाई कौन सी तस्वीर, उधर तस्वीर तो आ रही थी, तस्वीर आ रही थी ना। अब हो सकता है तस्वीर का साइज बढ़ाओ, लेकिन जो हमने REL लिखा है, REL इक्वल टू शॉर्टकट आइकन, तो ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये उसे क्या कर रहा है, छोटा कर देता है। तस्वीर हो सकता है बड़ी हो, लेकिन REL रिलेशन बताने से हमने कहा भाई बड़ी नहीं लगानी, छोटी करके लगानी है, क्योंकि वहां पर तो जगह ही नहीं है, वहां पर तो बहुत ही कम स्पेस है। तो मैं क्या काम करता हूँ भाई, मेहनत करने की बजाय क्या करते हैं जी, इसको कंट्रोल C कॉपी किया, लेकर आए इधर कोडिंग में। अब ये किसका हिस्सा है, हेड का, यहां पे टाइटल एंड हो रहा है, मैं इसे एंटर करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, आ गया। अच्छा अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिंक, ठीक है सही लिखा है ना। रिलेशन इक्वल टू शॉर्टकट आइकॉन, ये भी ठीक लिखा है। href इक्वल्स टू इमेजेस, अब आप देखो मेरे पास जो HTML की फाइल है इस फोल्डर में है ना, इसमें इमेजेस का तो कोई फोल्डर नहीं है। ओके, मैं क्या करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलत है ना, इसको रिमूव कर दूं, क्योंकि मैं तो अपनी
अपने फोल्डर से सब कुछ चला रहा हूँ ना, वहां पर तो ये है ही नहीं है। आगे मैंने क्या लिखा, फेविकॉल पीएनजी, क्या यहाँ पर ये इमेज है? इसका मतलब क्या होगा, अभी अगर मैं इसको चला सेव करके रन करूंगा तो एरर ही आएगा ना। वो मुझे कहेगा ठीक है आपने टैग तो सही लगाया है, लेकिन इमेज का, इमेज भी तो कोई होना चाहिए, यानी कि तस्वीर भी तो लेकर आऊँ। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप इंटरनेट पे जाकर कोई तस्वीर ले, या आपके पास खुद से कोई तस्वीर पहले से पड़ी हो, प्रैक्टिस करनी हो। मैं इधर आया हूँ, यहाँ आकर मैं लिखता हूँ, चलो मैं कंप्यूटर कॉलेज का लोगो ही ले लेता हूँ। हाँ, कंप्यूटर कॉलेज लोगो पीएनजी, ओके। ये इंटरनेट से तस्वीर ढूंढने का तरीका है, टाइप्स के हिसाब से कि भाई इस तरह की तस्वीर हो, कैसी हो, कंप्यूटर कॉलेज की हो, लोगो स्टाइल हो, कंपनी का लोगो बना हो, और पीएनजी उसका फॉर्मेट हो। पीएनजी क्या है? फाइल फॉर्मेट है। कितनी सारी तस्वीरें आ गई हैं, इनमें से कोई भी तस्वीर ले लेते हैं, इमेज भाई जो अच्छी लग रही है वो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलो यार, इस पे राइट क्लिक करें। क्या करने जा रहा हूँ, ये तस्वीर नहीं थी ना मेरे पास, इस तस्वीर को मैं उस फोल्डर में सेव कर लेता हूँ, ताकि प्रैक्टिस करने के लिए इस तस्वीर को यूज करें। जब हम फ्यूचर में किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, उनके तो लोगो शोगो लगे होंगे ना, वेबसाइट तो तैयार होकर हमारे पास आएगी, तो हमें हो सकता है कि मेरे पास उनका लोगो पड़ा हो, तो मैं उसी के लोगो को कॉपी करके यूज कर लूंगा। ठीक है, तो ये तो हम सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, सेव इमेज एज, ये बिल्कुल सेम लेक्चर पिछला भी है, दोनों लेक्चर सुनना जाकर, ठीक है। और जब छुट्टी किया करें या लेट आया करें तो लेक्चर सुना करें। आगे खुद ब खुद कह रहा है इसका फॉर्मेट क्या है, हमें भी पीएनजी चाहिए ना। वहां पर देखें जरा, कोडिंग में देखें आपकी फाइल कौन सी है, क्या नाम है फाइल का, favicon.png। एक काम करें, इसी नाम को पकड़ लें, कंट्रोल सी, क्या करें यहाँ आकर, चलो जी पढ़ लिया अब इस नाम को, favicon.png बन गई ना वही फाइल जो हम बनाने जा रहे थे। सेव करें, चलो अब इधर आ जाओ वापस, इसे तो बंद करो। इसको सेव कर लें दोबारा से, भाई सेव थी ना पहले, जैसे मैंने सेव का बटन ही दबाया, दोबारा चलाएं इसको, जरा देखते हैं अब क्या होता है। क्या हुआ, लोगो भी आ गया साथ। ये दो चीजें हमने सीखी, हेड पोर्शन में टाइटल लिखना और हेड पोर्शन में लोगो लगाना। अब लोगो लगाने के लिए हमें टैग की भी जरूरत है और तस्वीर की भी जरूरत है, ऐसे ही है। अब मैंने दोनों चीजों को एक ही फोल्डर में रखा। अब फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ ना होता है, अब समझाने के लिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस के नाम से, आ गया। अब मैं इस तस्वीर को पकड़ता हूँ और इसमें लगा देता हूँ, चलिए की तस्वीर इसके अंदर, क्या हुआ, एरर आ गया ना, कहता भैया वो तस्वीर यहाँ तो नहीं पड़ी हुई, तस्वीर किसी और लोकेशन पर पड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वो जगह बतानी पड़ेगी जहाँ पर तस्वीर पड़ी हुई है। ठीक है, इस पर आए, पहले जरा देख लें तस्वीर कहाँ पड़ी है, दोबारा से देख लें कहाँ पड़ी है, इसमें इमेजेस में ये पड़ी है तस्वीर। अब हम क्या करेंगे, कोडिंग में आएंगे, ये वही वाला फॉर्मेट बन गया ना जो वेबसाइट का था। वेबसाइट में भी इमेजेस का फोल्डर था। जब हम पूरा काम खत्म कर लेंगे, हमारे पास कोई वेबसाइट होगी तो ऐसे नहीं पड़ा होगा कि साथ ही HTML फाइल और साथ ही इमेजेस जितने भी होंगे वो कहाँ पड़े होंगे, इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज सिखाई है कि आपको ये भी पता हो कि जरूरी नहीं कि इमेज उसी जगह पर हो जहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ है। इसको आप सेव करें दोबारा, अब देखते हैं अब क्या होता है। आ गया ना, यानी कि पाथ का रोल भी है। अगर गलत पाथ बताया होगा कि भाई जिस जगह पर तस्वीर है ही नहीं है, फिर भी एरर ही आएगा।
तो अगर आपकी तस्वीर शो ना हो रही हो तो आप उसका नाम चेक करें और उसके बाद उसकी टाइप चेक करें, फिर देखें आपका सिंटेक्स में कुछ गलती तो नहीं की हुई आपने टाइपिंग करते हुए कोड में, टैग में, फिर आप देखेंगे लोकेशन का इशू तो नहीं है। ये 3 इशू एरर जो बताए हैं मैंने, इन 3 एरर्स के अलावा कोई और एरर नहीं होगा जिसकी वजह से इमेज शो ना हो रहा, यानी आप यही 3 गलतियां कर रहे होंगे। इन 3 गलतियों में से कोई एक गलती होगी। क्या? या तो नाम गलत लिखा गया, या उसका फॉर्मेट गलत बताया, या उसकी लोकेशन गलत बताई, या स्पेलिंग ठीक नहीं है। लोकेशन मतलब फोल्डर, ठीक है ना। क्या हुआ? फिर एरर आ गया। अब ये एरर का कौन ठीक करेगा? अच्छा, मैंने वो भी मिटा दिया। मैं क्या इसको ठीक कौन करेगा आपने से? गर्ल्स के बॉयज, फीमेल स्टूडेंट्स के बॉयज। अब देखें, अब यहाँ पर देखें क्या इमेज कहाँ है? असल में मैं चला कहाँ से रहा हूँ फाइल को? यहाँ से। ये है ना मेरी HTML फाइल। तस्वीर कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। अब मुझे वहां क्या करना चाहिए? शाबाश, बोले बी, फिर इमेज। यहाँ देखें, यहाँ पर क्या रूट है? पहले क्या है, फिर क्या है? आप बताएं, पहले क्या आएगा? ऐसे। समझ आ गया? चलो अब जरा अगला टैग देखते हैं। अच्छा, अब एक टैग है, जिस टैग से मैंने लोगो ऊपर लगाया, ठीक है। लिंक इसका नाम है, सबको पता लग रहा है ना, लिंक उसका नाम है। सो फिर ये REL क्या चीज है, इसे क्या बोलते हैं? तो नाम है ना, पता लग गया। तो ये REL क्या है? लिंक। किसी भी टैग के अंदर आप जो ऑप्शंस लिखते हैं, उन ऑप्शंस को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि REL क्या है? एट्रीब्यूट है। तो इसमें टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं? शाबाश बताएं जरा मुझे। इस टैग में, लिंक के टैग में टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं? अरे एक है। 2 है। कौन कौन से 2 हैं? एक href एट्रीब्यूट है और एक REL। मैंने क्या कहा कि किसी भी टैग के अंदर जो ऑप्शंस होंगी वो क्या कहलाती हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। उस टैग के एट्रीब्यूट्स, यानी एक तो टैग का नाम है ना, जैसे मैं कहूँ टाइटल टैग का नाम है, इसका तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। हेड का कोई एट्रीब्यूट है? नहीं है। HTML का है? नहीं है, ठीक है। बॉडी का नहीं है। लिंक का है? कितने हैं? 2 हैं। एक कौन सा है? REL रिलेशन, और एक कौन सा है? href। इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट और इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। मतलब ये क्या है? उसका एट्रीब्यूट एक्सप्रेशन है। यानी अब हमने फिलहाल हेड में जो काम करने थे फिलहाल के लिए वो हो गए। अब हम चले जाते हैं बॉडी में, ठीक है। और बॉडी में हमने क्या काम करना है जरा वो देखते हैं। उसको देखने से पहले हम जरा ये देखते हैं कि वेबसाइट की बॉडी में क्या लगा हुआ है। लोगो, मेन्यू, तस्वीर, हेडिंग और नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। फिर हेडिंग, फिर तस्वीर, फिर टेक्स्ट। वही चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। तो इसका मतलब हुआ, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, मतलब 2 चीजें हमें मोस्टली नजर आई हैं। एक हेडिंग स्टाइल, एक तस्वीर, और तीसरी चीज नजर आई है पैराग्राफ। 3 ही चीजें ना बस जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 3 टैग्स को समझना है कि भाई ये हेडिंग कैसे आ रही है, तस्वीर कैसे आ रही है और पैराग्राफ कैसे आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेडिंग को। ये हेडिंग है। अब हेडिंग स्टाइल,
किधर नजर आ रहा है आपको? बॉडी में नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हेडिंग स्टाइल को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? बॉडी में इस्तेमाल करने वाले हैं। बॉडी में आ गए? ठीक है। अब इससे पहले कि हम इसे इस्तेमाल करें, जरा हम ये समझ लें कि हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स हैं कितने। कितने? 6 हेडिंग स्टाइल है। हेडिंग स्टाइल अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करना आता है थोड़ा बहुत, तो हेडिंग स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होते हैं, उसमें भी हेडिंग स्टाइल लगाते हैं और उसमें भी 6 ही है। ये 6 वही हेडिंग स्टाइल है जो वर्ड वाले, ठीक है। तो इसमें भी हमें 6 हेडिंग स्टाइल दिए हैं। अब अगर हम उससे देखें वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो क्या लिखा होता है? हेडिंग 1, हेडिंग 2, मतलब नाम यही है ना उनके, मतलब पहली हेडिंग का नाम H1 है, H1 नहीं है, वहां पर लिखा होता है हेडिंग 1, यहाँ पर उसका नाम होगा H1। इसी तरह आखिरी जो हेडिंग है वहां पर लिखा होगा हेडिंग 6, यहाँ पर उसका नाम होगा H6। पहली हेडिंग बड़ी आहिस्ता 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 क्या होती है? छोटी होती जाएगी। आखिरी हेडिंग सबसे छोटी, पहली हेडिंग सबसे बड़ी, ठीक है। सो लगा लेते हैं। क्या ख्याल है, सही लिखा कि गलत लिखा मैंने? ऐसे ही होना चाहिए ना। टैग H1, इसका क्या मतलब हुआ? मैं कौन सी हेडिंग लगा रहा हूँ? हेडिंग 1। चलो जी, हम फिलहाल इसके साथ जो है ना, ये वाला टेक्स्ट भी मैं कॉपी कर देता हूँ, /H1। ये क्यों लिखा है? एंड कर दिया हमने। इसका क्या मतलब हुआ? अब टू लगा दिया, ओके। यानी कि एक लाइन में पहले में पहला स्टाइल आएगा, दूसरे में दूसरा आएगा। अब मैंने लगा दिया 3, पर 6 के 6 लगाता हूँ, ठीक है। जरा हमें पता तो लगे ये हैं क्या 6। सातवां नहीं है। इसी फाइल को सेव कर लें दोबारा। भाई कोई मुश्किल काम तो नहीं किया। मैंने आपको बताया कि टोटल 6 हेडिंग स्टाइल है, मैंने प्रैक्टिस के लिए 6 के 6 ही लिखी है, ताकि हम आउटपुट में देखें कि पहला हेडिंग स्टाइल कैसे लिखा जाता है और छठा हेडिंग स्टाइल कैसे लिखा जाता है, सारे नजर आएंगे। अब हम ये पहली चीज अपनी वेब पेज के बॉडी में लिखने जा रहे हैं। अभी तक हमने बॉडी में कुछ नहीं लिखा था, अभी हमने सिर्फ टाइटल बार में ही लिखा था, एक तस्वीर लगाई थी और ये लिखा था। अब इसको रीलोड करें। जी, हेडिंग स्टाइल 1 पता लग गया आपको? पहले वाला सबसे बड़ा, आखिर वाला सबसे बड़ा। अच्छा, अब हमें यहां से देख के तो ऐसे लग रहा है, अब अपनी इन टैग्स की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन यहां से देख के हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम कुछ फॉर्मेटिंग करना जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जहां हमें बड़ी हेडिंग स्टाइल की जरूरत पड़े वहां पर हम H1 लगा दें, और जहां पर हमें एक पहली बात तो ये कि हेडिंग है, ये पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है। ये समझना आपने कि आपने जैसे आप किताब पढ़ते हो तो उसमें हेडिंग्स आती है ना, और हेडिंग के बाद नीचे पैराग्राफ लिखा होता है, लेकिन उसके बाद जब वो पैराग्राफ खत्म होता है फिर एक और हेडर के तौर पर एक और हेडिंग आ जाती है, फिर उसके नीचे एक और पैराग्राफ आता है। अच्छा, अब यहां पर देखने में हमें इस तरह लग रहा है कि शायद ये कोई फॉर्मेट है, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग है, जैसे वर्ड में फॉर्मेटिंग करते हैं। लेकिन याद रखें कि ये एक तो ये एसईओ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टैग है, ऑन साइट एसईओ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टैग जो है ना वो हेडिंग स्टाइल है। लेकिन गूगल इसके मतलब कहता क्या है कि ये है क्या, ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो कहता है कि ये आपका स्ट्रक्चर है। बेसिकली मैं इसको फॉर्मेटिंग के लिए, अगर आप देखो इसका पहला स्टाइल देखो कैसा नजर आ रहा है, ओके देख रहे हैं ना। अब अगर मैं इस वेबसाइट पर आकर आपको कहूं कि भाई ये भी वही है H1, तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, लग रहा है ना डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमें कंफर्म हो गया कि फॉर्मेटिंग के लिए नहीं है, ये भी H1 है। अब ये कैसे डिजाइन हुआ है, कलरफुल है, अभी आपको बताता हूँ। ये डेवलपर ने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की हुई है CSS की कोडिंग करके, यानी कि जो हमारा पार्ट नहीं है। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या लगाया है, इसको
हालांकि सिर्फ फॉर्मेट करके इसको बड़ा किया, उसके बावजूद मैंने इसको क्या किया हुआ, H1 किया हुआ। तो इसका मतलब H1 फॉर्मेटिंग के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक्चुअली H1 हम स्ट्रक्चर बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हम किताब पढ़ते हैं, जैसे हम बुक रीडिंग करते हैं, ठीक है। इवन छोटा बच्चा भी जो होता है, थोड़ा सा प्ले ग्रुप से जरा आगे चला जाता है, उसकी जब बुक्स आती हैं तो वो बुक्स को जब पढ़ता है तो उसको रीडिंग करने का सारा स्ट्रक्चर पता होता है ना, कि मतलब उसको पता लग गया भाई ये चैप्टर शुरू हो गया, फिर उसको पता लगता है ये ऊपर एक टॉपिक शुरू हो रहा है, फिर जब दूसरा टॉपिक शुरू होता है फिर उसको पता लग जाता है कि भाई ये दूसरा टॉपिक, ऑटोमेटिक पता लगता है ना सबको, कुछ सीखना तो नहीं पड़ता। लाइक टीचर्स बता रहे होते हैं कि भाई ये पहले समय के ऊपर ये हेडिंग है तो इसका ये मतलब है, ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है, ये कोई नहीं बताता आपको, नेचुरली हमें पता लगता है स्ट्रक्चर से। तो क्योंकि वो स्ट्रक्चर किताब का इस तरह का लिखा होता है कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। अब मिसाल के तौर पर एक किताब है, उसका पहला चैप्टर शुरू हुआ, उसके ऊपर एक पहले हेडिंग लिखी हुई है, उस पर लिखा हुआ 1, ऐसी होता है ना, उसके नीचे उसका टेक्स्ट आ गया, अब उसके नीचे उन्होंने उसको एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा और, उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ गया 1.1, फिर उसकी एक हेडिंग आई, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद नीचे आया 1.2, उसकी हेडिंग आई, उसको एक्सप्लेन किया, उसके नीचे आया 1.2.1। इसका क्या मतलब, ये उसकी आगे से सब हेडिंग आ गई है। अब ये देखिए, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि रीडर को स्ट्रक्चर पता लगता जा रहा है कि भाई मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ वो है क्या। अब उसको जैसे उसको नजर आया ना 1.2.1, उसको फौरन पता लग गया कि ये 1.2 का पार्ट है, ये मेन नहीं है, पता लग गया ना उसको। इसके लिए उसको कोर्स भी नहीं करना पड़ा, ये नेचुरली बुक रीडिंग से हमें ये सब कुछ पता लगता है। गूगल भी हमें यही कह रहा है, कहता है आपकी जो वेबसाइट है उसको आपने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है। और स्ट्रक्चर क्या है कि आपका कंटेंट हेडिंग से शुरू हो और उसके ऊपर बड़ी हेडिंग लगी हो, उसके बाद आपका पैराग्राफ आए, फिर आपकी उसके नीचे जो हेडिंग है वो सब हेडिंग हो। यानी कौन सी हेडिंग हो, हेडिंग 2। यानी सब हेडिंग का क्या मतलब है कि H2 H1 की सब हेडिंग है, H3 H2 की सब हेडिंग है, यानी कि ये स्ट्रक्चर है। कहता है इस स्ट्रक्चर में आपने अपनी वेबसाइट्स को हेडिंग करना है, ये है हेडिंग का रोल वेबसाइट। हालांकि देखने में हमें लग रहा है फॉर्मेटिंग, लेकिन असल में रोल क्या है, टू डिफाइन स्ट्रक्चर, ताकि उसे पता लग जाए। यानी इसका मतलब क्या है कि किसी को भी पता लग जाएगा, गूगल को पता लग जाएगा कि भाई ये आपकी वेबसाइट शुरू हुई है, सो इसका मेन पॉइंट है ये, इसका आगे से सब पॉइंट डिस्कस होने लगा। सो गूगल को इस तरह आपके इन चीजों का पता लग जाता है। समझ में आ गया कि हेडिंग्स का है। और मैंने आपसे क्या कहा कि हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और आप देखोगे तो आपको आगे आगे ये भी हेडिंग ही है, क्योंकि जैसे ही टॉपिक शुरू हुआ तो हमने हेडिंग लगा दी, ये भी हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ठीक है। ये भी समझ में आ गई बात। अच्छा, टाइटल का भी पता लग गया, लिंक का भी पता लग गया, हेडिंग स्टाइल का भी पता लग गया। अगर मैं स्ट्रक्चरली पूछूं आपसे लिखने के हिसाब से कि H1 में और ऊपर वाले दो टैग्स में क्या फर्क है, सिर्फ फर्क क्या है, H1 हेडिंग स्टाइल जो है वो बॉडी में लिखा जाएगा और बाकी के जो दो टैग्स हैं वो हेड में लिखे जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, यानी हेडिंग स्टाइल हम हेड में नहीं लिखेंगे, हालांकि नाम मिलता जुलता है हेड से, है ना। कंफ्यूज करता है कि शायद ये हेड का हिस्सा है, नो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ हेड, इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे आ जाते हैं, और वेबसाइट का जो अगला हिस्सा वो क्या नजर आ रहा है हमें, हेडिंग के नीचे क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। इसमें से मैं थोड़ा सा टेक्स्ट पिक कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं करते, एक दो सेंटेंस एक पकड़ लेते हैं ताकि मुझे टाइपिंग ना करनी पड़े। अब हमने ये कैसे लिखा हुआ है, इधर आ जाते हैं, ये टाइपिंग कर दी मैंने, भाई ये पेस्ट कर दिया है, कोई परेशान होना नहीं है। देखिए मुझे नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने एंटर करके इसको मल्टीपल लाइन में कर लिया, हाँ हो गया ना, ताकि मुझे एक ही जगह पे नज़र आना शुरू हो जाए, बस, और कोई खास बात नहीं है। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसे हम बोलते होते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। सबसे पहले तो ये समझ लें पैराग्राफ टेक्स्ट का कोई कनेक्शन नहीं है एसईओ के साथ, लेकिन क्योंकि पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है तो हमें समझ तो होनी चाहिए ना ये पैराग्राफ है। सो इसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है, ये वाला, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। और मैं क्या कह रहा हूँ, खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, कोई मुश्किल काम नहीं किया। जरा चेक करें इसकी आउटपुट क्या है, यही था, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर
पैराग्राफ के अंदर हमें कुछ एसईओ के टैग इस्तेमाल करने हैं, वो कौन से हैं? Over the years, the Sagir Engineering has taken pride of place in expecting of while maintaining high quality of products. Suppose कहता हूँ मैं, for example, हाई क्वालिटी के आगे मैं लिख देता हूँ कमर्शियल किचन। चलो मैंने कहा भाई ये मेरा कीवर्ड है जिसको मैं सेल करना चाहता हूँ, तो ये मेरी प्रोडक्ट है। अब हमने क्या करना है? अब आपने नोट किया था टाइटल में मैंने क्या लिखा था? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। इसलिए लिखा था कि भाई मेरा कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी कॉलेज की वेबसाइट बना रहा होगा तो उससे जो हेडिंग स्टाइल होगा उसमें मैं लिखूंगा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। अब कीवर्ड है ना मेरा, सपोज अभी हमारा कीवर्ड का टॉपिक आएगा, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड कैसे बनाते हैं। अभी हम सिर्फ वेबसाइट डिजाइन की बात कर रहे हैं थोड़ी सी। उसके बाद अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा कीवर्ड पैराग्राफ में भी तो होना चाहिए, तभी हर जगह पे मौजूद होगा, तभी उसे पता लगेगा ना कि ये इसका कीवर्ड है, इसको दिखाओ। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा कीवर्ड था भाई, कहाँ, जो मैंने भी आपके सामने लिख भी दिया ये। अब यहाँ पर आपको इस पे भी जोर देने के लिए कि गूगल को लगे कि ये कोई खास चीज़ है जो आप बताना चाह रहे हैं। जैसे अभी आपने हेडिंग बताने के लिए H1 यूज किया ना कि खास चीज़ है, इसी तरह आपने ये बताना है कि इस पैराग्राफ में ये वाली चीज़ जो है वो खास है। जैसे आप पेपर देते हो, खास चीज़ बताना चाहते हो तो क्या करते हो? या तो उसे कोटेशन लगा देते हो, या उसे बोल्ड कर देते हो, या उसे हाईलाइट कर देते हो। ऐसे सेम इसी तरह यहाँ पर हमारे पास दो टैग्स हैं। एक टैग है बोल्ड का /b, ठीक। अच्छा, एक दूसरा टैग कौन सा? सपोज करते हैं कि ये भी हमारा कीवर्ड है, सिर्फ टैग समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। वैसे ब्रांड जो होता है वो कीवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा टैग है ये वाला, क्या है ये? स्ट्रॉन्ग। अब आप देखिएगा, फर्क देखिएगा क्या, तो आपको दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? सर आपने स्ट्रॉन्ग भी लिखा, टैग का नाम है इसलिए लिखा। बोल्ड क्यों लिखा? टैग का नाम है इसलिए लिखा। हेडिंग स्टाइल H1 क्यों लिखा? टैग का नाम है इसलिए लिखा, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? बोल्ड करेगा। बी का क्या मतलब है? बोल्ड करेगा। यानी दोनों एक ही काम के लिए यूज हो रहे हैं। फर्क देखते हैं क्या है और फिर दो क्यों है, ये भी देखते हैं। सेव, इसको रीलोड करें जरा, अभी पता लग जाएगा आपको क्या। ठीक हुआ? फर्क नहीं हुआ? जहां मैंने दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखा हुआ वो बोल्ड हो गया, और जहां पर मैंने कमर्शियल किचन इक्विपमेंट लिखा हुआ है ये भी बोल्ड हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों टैग पैराग्राफ टेक्स्ट को एम्फेसिस करने के लिए, यानी बोल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और ये गूगल को हमें बताना है। गूगल हमें ये भी कहता है भाई आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए, और आपके जो पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड होना चाहिए। हमने कह दिया। अब दो क्यों है भाई? जब HTML पुरानी शुरू में आई थी ना, तो उस वक्त जो हमारे पास बोल्ड करने का टैग था वो भी था, और अभी आजकल जो है जो ज़्यादा अच्छा चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हम SEO के हवाले से हम कहते हैं भाई गूगल पता नहीं किसको कंसीडर करेगा, तो हम मिक्स करके यूज़ करते हैं। कभी हम स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लेते हैं, कभी हम B यूज़ करते हैं, दोनों ही बोल्ड हैं, दोनों का पर्पस एक ही है, मतलब दोनों ही बोल्ड करने लगे। तो अब हमें एक और टैग का भी पता लग गया, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों का ही काम क्या है? बोल्ड करना, ठीक है। अब अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो अब हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर गए ना। इमेज बच गया ना सिर्फ, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन बाकी टेक्स्ट सारा कवर हो गया। मैं कह टेक्स्ट सारा कवर हो गया, मतलब जितना भी टेक्स्ट है भाई P के साथ ही लगा होगा ना, ये तो कंफर्म हो गया। और अगर टेक्स्ट के अंदर कुछ हाईलाइट हुआ होगा तो वो किससे करना है? हमें B के साथ या स्ट्रॉन्ग के साथ हाईलाइट। यानी अब आज की क्लास के नतीजे में हमने क्या सीखा? टाइटल लगाना सीखा, हमने क्या सीखा? फेविकॉन लगाना सीखा। फेविकॉन में तस्वीर हमने खुद प्रोवाइड करनी है, अगर तस्वीर नहीं होगी तो फेविकॉन तो नहीं लगेगा। तस्वीर हर दफा हमारे क्लाइंट का लोगो होगा, तो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप नेट से कोई सी भी तस्वीर लीजिएगा, मगर फेविकॉन का नाम फेविकॉन ही रखना है। फेवी का नाम अली ABC XYZ नहीं रख सकते। फेविकॉन फाइल का नाम फेविकॉन ही होगा, और इसके फॉर्मेट को भी आपने PNG ही रखना है। और PNG रखने का क्या मतलब है कि आपने फाइल भी PNG ढूंढनी है। ऐसा ना हो कि फाइल आप ढूंढने JPG और उसका नाम आप खुद ही चेंज कर देंगे PNG है। नो, जब आपने इसको PNG नहीं करना। ये वाला काम हमने किसमें किया जी? मैंने कहा ये वाला काम हमने किसमें किया? नोटपैड। नहीं, ये पैड काम किया हमने हेड में, ठीक है। उसके बाद हमने हेडिंग स्टाइल्स लगाए, यानी कि हमने जो अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखा। देखिए ना, इसको मैं कहता हूँ ना कि वेबसाइट का कंटेंट है। क्या ख्याल है? ये सारा कंटेंट है ना भाई, मैं वेबसाइट पढ़ने लगा हूँ,
तो ये सारा मेरी वेबसाइट का कंटेंट है। तो हमने जो वेबसाइट का कंटेंट लिखा है वो किस पार्ट में है? बॉडी में। और जो बाकी की चीजें थी, जो टाइटल आ रहा था, जो फेविकॉन आ रहा था, वो कहाँ था? हेड। बॉडी के टैग कौन से पढ़े आपने आज? गर्ल्स बताएं मुझे जी। बॉडी के कौन से टैग पढ़े? हेडिंग, स्टाइल। कितने थे? 6। ओके, और कौन सा? वो तो हो गए 6। और कौन सा? बॉडी के और कौन से टैग है? हाँ, स्ट्रॉन्ग का टैग भी बॉडी का टैग है और बोल्ड का टैग भी बॉडी का टैग है। हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में जो कि HTML वाला पार्ट है बस खत्म, हमें बस ये चाहिए। इसके बाद मुझे इमेज समझाना है आपको और एक हाइपरलिंक। बस इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब हमने SEO शुरू करनी है तो मैं जब SEO करूंगा तो इन्हीं चीज़ों में आकर कुछ करूंगा। यानी कि हमें वेबसाइट को क्रिएट नहीं करना, लेकिन अगला पार्ट जब मैं HTML खत्म कर दूंगा, अगला काम हम ये करेंगे कि मैं आपको ये वेबसाइट दूंगा, यही वाली वेबसाइट सेम दूंगा, और मैं आपसे कहूंगा कि भाई इस वेबसाइट को आप लोग अपनी वेबसाइट बना लो। मैं भी तो लोकल चला रहा था ना, वेबसाइट्स लोकल ही दिखाता हूँ ना, तो आपने भी लोकल ही चलानी है। अब अपनी बनाने का मतलब क्या होगा कि भाई टाइटल अपना लगा लो, फेविकॉन अपना लगा लो, तस्वीर लगानी सिखा दूंगा तो ये लोगो भी अपना लगा लो, मेन्यू भी एडिट करना सिखा दूंगा, अगर करना हो तो कर लें, मेन्यू भी चेंज कर लो। ये वाली तस्वीर, जब तस्वीर आ गई तो भाई ये तस्वीर भी समझ में आ जाएगी, इसका मतलब ये तस्वीरें भी चेंज हो जाएंगी। आपकी वेबसाइट होगी तो लाजमी बात है हेडिंग स्टाइल भी चेंज होना चाहिए। आप ही की वेबसाइट है तो ये कंटेंट भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो असल में हमने करना क्या है? हमने करना ये है, SEO शुरू करने से पहले आप सब ने अपनी अपनी एक वेबसाइट बनानी है जो लोकली आपके कंप्यूटर पर, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी घर जाके। ऐसे नहीं कि मेरे घंटे में बहुत मेहनत करें और उसके बाद कुछ नहीं, फिर नहीं कुछ हो। ये सारा काम आपका अपना है, हैंड ड्रिवन काम है। आप खुद से घर में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना टाइम दोगे उतना आपको फायदा होगा। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि बस आपने मेरा लेक्चर सुन लिया फाइन, कुछ भी नहीं है, फिर कोई फायदा है। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है मेरे कंट्रीब्यूशन से। मेरा काम इधर तक है, इसके बाद अब आप इसमें एक्सपर्ट कैसे होते हो घर जाकर? प्रैक्टिस से होते हो, बार बार प्रैक्टिस करो। जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको इसमें एक्सपर्टीज आएंगी, अदरवाइज आपको इसमें एक्सपर्टीज कभी भी नहीं आ सकती है, ठीक है। क्योंकि अगला लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि कोडिंग को मैं वाइंड अप करूं और उससे अगले लेक्चर में हम ये वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। कैसे डिज़ाइन करना, क्या वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कोडिंग आपने सीख ली है, उन्हीं कोडिंग के थ्रू ही तो आपने इसको चेंज करना है। तो हम इसको सारी को वेबसाइट को चेंज कर लेंगे और फिर हमारी SEO स्टार्ट हो जाएगी।